हेलो स्टूडेंट। हम लोग अपनी पिछली वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ जाने। आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। जैसा कि आप जानते हैं 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद से प्रेरित थी। वे राज्य में, समाज में प्राचीन परंपराएं जो स्थापित थी, जैसे चर्च, राजतंत्र, परिवार, संपत्ति आदि को बनाए रखना चाहती थी। लेकिन अधिकतर रूढ़िवादी क्रांति के पहले के दौर में नहीं जाना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा उठाए गए कदमों से जो परिवर्तन आए थे उससे वे लोग जान लिए थे कि राजतंत्र को किस प्रकार मजबूती मिल सकती है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति से राजतंत्र जैसी प्राचीन परंपराओं को शक्ति मिल सकती है। 1815 में वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। नेपोलियन को पराजित करने वाली शक्तियां ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख की अगुवाई में एक सम्मेलन आयोजित किए। इसमें एक संधि समझौता तैयार किया गया, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी: नेपोलियन द्वारा लाए गए बदलावों की समाप्ति, फ्रांस में प्राचीन बुर्बो राजवंश की स्थापना, नेपोलियन द्वारा अधिकृत क्षेत्रों की वापसी और उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों का विभाजन, सीमाओं पर फ्रांस की सीमाओं का अतिक्रमण किया गया। उसकी सीमाओं पर अनेक राष्ट्रों को स्थापित किया गया। जैसे उसकी उत्तरी सीमा पर नीदरलैंड को स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम भी सम्मिलित था। उसकी दक्षिणी सीमा पर पीडमांड को स्थापित किया गया, जिसमें जिनेवा को भी जोड़ा गया। पश्चिमी सीमा प्रसा के हवाले की गई और जर्मनी के उत्तरी सीमा पर ऑस्ट्रिया को लगाया गया। इस प्रकार से उसकी सीमाओं को इस प्रकार से सील किया गया ताकि भविष्य में पुनः वह नेपोलियन जैसा बर्ताव ना कर पाए। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन यूरोप में नेपोलियन की हार के बाद जो फ्रांस में शासन स्थापित हुआ, वहां की सरकारें आलोचना, अवहेलना, राजतंत्र की बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वे सेंसरशिप के नियम बनाए, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि राजतंत्र की अवहेलना करने वाले अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों को प्रतिबंधित करना। लेकिन उदारवादी क्रांतिकारियों को हमेशा क्रांति के विचार प्रेरित किया करते थे।
रूढ़िवादी शासन उन्हें दबा नहीं पाया और वे आंदोलित होकर अपने आंदोलन में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रमुख मुद्दा बनाए, आंदोलन का प्रमुख आधार बनाया। 1815 के बाद क्रांतिकारी 1815 के बाद यूरोपीय सरकारें क्रांतिकारियों के प्रति दमन और भय की नीति अपनाई, जिससे क्रांतिकारी भूमिगत हो गए और गुप्त रूप से प्रशिक्षण संगठनों की स्थापना की और राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना अपने आज़ादी के संघर्षों का आधार बनाया। उसी समय ज्यूसेपे मेस्सिनी नामक एक क्रांतिकारी का उदय होता है। यह इटली का निवासी था। इसका 1807 में जिनेवा में जन्म हुआ। 24 वर्ष की अवस्था में, मात्र 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण इसे बहिष्कृत कर दिया गया। कालांतर में इसने 2 और गुप्त संगठनों की स्थापना की, मार्सेई में यंग यूरोप और बर्न में यंग इटली। पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी के युवा इस संगठन के विचारों से संबंध रखने वाले, समान विचार रखने वाले इसके सदस्य बनने लगे। मेस्सिनी का विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे प्रांतों और राज्यों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। इसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक संगठन के अंदर गणतंत्र बनाना ही होगा। एकीकृत इटली का उद्धार होगा। इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन बनने लगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने ज्यूसेप्पे मेस्सिनी को अपनी जाति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। जय हिंद।